ग्लोबल पैंडेमिक के बावजूद भी मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से अभी वक्त रहते ही इंडियन नेवी की कलवरी क्लास की तीसरी सबमरीन को हैंडओवर कर दिया गया है और जल्दी से एक और सबमरीन को भी डिलीवर किया जा सकता है। एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट की तरफ से भी भारत में 2 नए जगहों में यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं और ये दोनों ही भंडार अभी हिमाचल प्रदेश में मौजूद हैं। चाइना अभी इतनी तेजी से अपने ट्रूप्स को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से किस वजह से हटाने के लिए राजी हो गया है और साथ ही फिंगर एरिया में बनाए गए अपनी सभी स्ट्रक्चर को मिटाने के लिए भी चाइना तैयार हो गया है। चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए भारत की तरफ से अभी अरेबियन सी से साउथ चाइना सी तक और नॉर्थ ईस्ट इंडिया से वियतनाम तक रोड कनेक्टिविटी को एस्टेब्लिश करने का प्लान किया गया है और अंत में टर्की की तरफ से एक अनमेंड AI एनेबल बोट को डेवलप किया गया है जो कि आगे चल के नेवल वॉरफेयर की रणनीति को पूरी तरीके से बदलने वाला है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। INS की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी को अभी फॉर्मली कलवरी क्लास की तीसरी सबमरीन को डिलीवर किया जा चुका है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली इसे नेवी में शामिल नहीं किया गया है और इस तरीके की टोटल 6 सबमरीन को अभी मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से बनाया जा रहा है, जिसमें से INS कलवारी, INS खंडेर और INS करंज को अभी नेवी को डिलीवर किया जा चुका है और जल्दी से इसी क्लास की 4th सबमरीन INS वेला को भी इंडियन नेवी को डिलीवर किया जाएगा। इसको 6 मई 2019 को लॉन्च किया गया था और अभी इसका सी ट्रायल चल रहा है। वहीं पर इसी क्लास की 5th सबमरीन की हावर ट्रायल शुरू कर दिया गया है और अंत में 6th वेसल का आउटफिटिंग चल रहा है। मझगांव डॉक लिमिटेड भारत का पहला शिप बिल्डिंग कंपनी है जिसके पास सबमरीन को बनाने का सबसे ज्यादा अनुभव है और सबमरीन को बनाने के साथ साथ पिछले कई सालों से यहाँ पर इंडियन नेवी की कन्वेंशनल सबमरीन की रिपेयर, ओवरऑल फिर मेंटेनेंस वगैरह किया जा रहा है और अभी यहाँ पर इंडियन नेवी की एक और सबमरीन INS सुषुमार का भी रिपेयर वर्क चल रहा है। आगे चल के प्रोजेक्ट 75I के अंदर भी मझगांव डॉक लिमिटेड और L&T शिपयार्ड को शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है, जो कि साथ मिलकर प्रोजेक्ट 75I के अंदर बनने वाले सभी सबमरीन को मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। अगला अपडेट यूरेनियम को लेके है। आप सबको पता होगा कि यूरेनियम न्यूक्लियर एनर्जी का सोर्स होता है और भारत में ये इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं मिलते हैं, जिस वजह से हमें इनको बाहर देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन अभी हमारी एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट की तरफ से मिली एक रिपोर्ट के मुताबिक शिमला की खासा कलाड़ी और हिमाचल प्रदेश की तिलेली में अभी यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं। इनमें से खासा कलाड़ी में लगभग 200 टन के आसपास और तिलेली में 220 टन के आसपास ट्राई यूरेनियम ऑक्टेक्साइड को पाया गया है, जिनसे लगभग 356 टन के आसपास यूरेनियम को हासिल किया जा सकता है। अब इसी के साथ हिमाचल प्रदेश पूरे भारत में यूरेनियम डिपॉजिट के मामले में 10वें नंबर पे आ चुकी है और कुल मिलाकर भारत में से 11 स्टेट हैं जहां पर ये पाए जाते हैं। अभी आंध्र प्रदेश, झारखंड और मेघालय में सबसे ज्यादा मात्रा में यूरेनियम मौजूद है, लेकिन फिर भी ये हमारी डिमांड को पूरा करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, जिस वजह से भारत अभी अलग अलग देशों से इनको इंपोर्ट कर रहा है। लेकिन जब से एटॉमिक एनर्जी के ऊपर जोर दिया जा रहा है, तब से भारत 2030 तक एटॉमिक एनर्जी के सेगमेंट में सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहता है और इसी वजह से हमारे एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट की तरफ से सभी एग्जिस्टिंग माइंस को एक्सप्लोर करने के साथ साथ और नए लोकेशन की तलाश भी किया जा रहा है जहां पर इनको हासिल किया जा सके। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो यूरेनियम पाया जाता है उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेकर। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि भारत और चाइना के बीच पिछले 9 महीनों से चल रहा तनाव अभी खत्म होने वाला है और अभी दोनों ही तरफ से ट्रूप्स को रिड्यूस करना शुरू किया जा चुका है और आज तो इंडियन आर्मी की तरफ से इसकी कुछ वीडियो को भी शेयर किया गया है, जिसमें चाइना की तरफ से अपने ट्रूप्स को वापस लिया जा रहा है और साथ ही पांगोंग की फिंगर एरिया में जो जेटी और हेलीपैड वगैरह बनाया गया था और बाकी कंस्ट्रक्शन वगैरह बनाया गया था, उन सभी को चाइना धीरे धीरे हटा रहा है। दूसरी तरफ साउथ बैंक से भी ट्रूप्स को हटाना शुरू किया जा चुका है। अब इस बात को लेकर संदेह किया जा रहा है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि चाइना पीछे हटने के लिए तैयार हो गया। इसको लेके कई तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, जैसे कि कल एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें यह बताया गया था कि अभी कुछ ही महीनों में ब्रिक्स समिट होने वाली, जिसको भारत इस बार होस्ट करने वाला है और भारत अभी ब्रिक्स समिट तक चाइना के साथ अपने सभी रिलेशन को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा है ताकि दोनों देशों के लीडर एक दूसरे के साथ सही तरीके से इंटरेक्ट कर पाए और चाइना भी अभी यही चाहता है। लेकिन कुछ और भी पॉइंट है जो कि मिलिट्री लेवल के साथ जुड़ा हुआ है और इसमें यह बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से जो स्ट्रेटेजिक हेड को एक्वायर किया गया था वो चाइना को पीछे जाने के लिए मजबूर कर दिया था और हमारे पास नेगोशिएशन करने के लिए बेहतर पोजीशन आ गए थे। लेकिन इसका एक और पहलू भी है, क्योंकि मिलिट्री लेवल की बात करें तो भारत यहाँ पर मिलिट्री लेवल में सिर्फ चाइना को रोकने की कोशिश कर रहा था
और आगे आने नहीं दे रहा था, जबकि भारत की तरफ से असल वार चाइना की इकोनॉमी के ऊपर किया गया था। कई चाइनीज कंपनियों को बड़े बड़े इंडियन टेंडर से बाहर कर दिया गया था। कई चाइनीज सिस्टम को भारत में इंपोर्ट करने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी और चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया गया था, जिससे चाइना को करोड़ों का नुकसान हो रहा था। और कुल मिलाकर भारत की तरफ से चारों तरफ से चाइना को घेर के हमला करने की कोशिश की जा रही थी। अब भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है जिसे डराकर चाइना अपनी मनमानी कर सकता है, और चाइना को ये बात अच्छी तरीके से समझ आ गया कि डेवलपमेंट के लिए दोनों देशों को एक साथ ग्रो करने की जरूरत है, चाहे वो भारत हो या फिर चाइना हो। और दोनों के बीच अगर जंग होता है तो दोनों की डेवलपमेंट अभी 10 साल पीछे जा सकता है, और इसी वजह से चाइना अचानक से पीछे जाने के लिए राजी हो गया होगा। पहले वो डराकर अपनी मनमानी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाद में उनको समझ आ गया कि अगर बिजनेस करना है तो भारत के साथ दुश्मनी महंगी पड़ सकती है। और अभी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डिसएंगेजमेंट वगैरह किया जा रहा है, ये सब करने के लिए चाइना के जवानों को ऊपर से ऑर्डर दिया गया, जिस वजह से वो लोग इतनी तेजी से पीछे जा रहे हैं। और अभी फिंगर 5 तक मौजूद सभी स्ट्रक्चर को भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, जो कि आगे चल के फिंगर 8 तक मौजूद सभी नए स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और कुल मिलाकर वापस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की क्लोज क्वार्टर कार्बाइन टेंडर को लेकर। जैसे कि हाल ही में इंडियन आर्मी की तरफ से अपनी क्लोज क्वार्टर कार्बाइन टेंडर को दोबारा फ्लोट किया गया था, और इसमें इस बार कई नए कॉम्पिटिटर्स भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। पिछली बार इसमें कार्कल की कार 816 कार्बाइन को सिलेक्ट किया गया था, लेकिन उस डील को बीच में ही कैंसिल कर दिया गया था, और अभी दोबारा से उसी टेंडर को रिफ्लोट किया गया है। इसमें अभी जो RFI इशू किया गया था उसके मुताबिक इंडियन आर्मी अभी एक 5.56 × 45 mm की कैलिबर की कार्बाइन को खरीदने वाली है। इसमें खरीदे जाने वाले वेपन्स की जो मिनिमम इफेक्टिव रेंज होने वाली है वो 200 मीटर तक होना चाहिए, और वेपन का रॉ वेट 3.3 kg तक होना चाहिए, जिसमें मैगजीन और बाकी सभी एक्सेसरीज शामिल नहीं है। टेस्टिंग की बात करें तो टेस्टिंग को क्लियर करने के लिए जो कंडीशन रखा गया है उसके मुताबिक इन गन्स को टेस्टिंग के दौरान इनसे 2000 राउंड को फायर किया जाएगा, और इस दौरान ये 3 से ज्यादा बार रुकना नहीं चाहिए, चाहे वो क्लास 1 स्टॉपेज हो, क्लास 2 हो या फिर क्लास 3 हो। और सबसे बड़ी बात ये कि -20 डिग्री से लेके +45 डिग्री तक टेम्परेचर में ये सही से ऑपरेट करने चाहिए। इस बार इसमें DRDO की जॉइंट वेंचर प्रोटेक्टिव कार्बाइन भी पार्टिसिपेट करने वाली, जो कि हमारा देसी सिस्टम है, और ये एक सेमी बल्ब डिजाइन है जो कि लगभग 1 मिनट के अंदर 700 राउंड को फायर कर सकता है। इसकी इफेक्टिव रेंज की बात करें तो इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने वाले बाकी सभी कार्बाइन के मुकाबले इसका रेंज थोड़ा कम है, लेकिन इसका डिजाइन काफी कॉम्पैक्ट है और इसमें रिकॉल भी काफी कम होता है। इसको पहले से हमारे जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेस्ट किया जा चुका है और ये सभी पैरामीटर को कंप्लीट कर चुकी है। लेकिन जैसे कि ये ग्लोबल टेंडर होने वाली है तो इसमें और भी कई कॉम्पिटिटर पार्टिसिपेट करने वाले, जिसमें से कुछ जॉइंट वेंचर प्रोटेक्टिव कार्बाइन से काफी बेहतर परफॉर्म भी कर सकते हैं। तो ऐसे में भारत की तरफ से क्या फैसला किया जाता है ये वक्त आने पर ही पता लगने वाली है। अगला अपडेट भारत और जापान के बीच होने वाली एक मेगा कनेक्टिविटी प्रोग्राम को लेकर। जैसे कि चाइना की तरफ से अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था और चाइना इसके अंदर एशिया और यहाँ तक यूरोप को भी बाय रोड कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक वैसे ही भारत की तरफ से अभी ईस्ट एशिया के साथ एक मेगा कनेक्टिविटी प्रोग्राम को लॉन्च करने का प्लान किया जा रहा है। इसके बारे में बात करते हुए हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने बताया है कि भारत से जापान तक एक कनेक्टिविटी प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें बाय सी, बाय रोड और बाय एयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड किया जाएगा। अब सी रूट में अरब सागर से साउथ चाइना सी को कनेक्ट किया जाएगा, जो कि मेजर ट्रेड के लिए काम आने वाला है और ये सीधे भारत और जापान को एक दूसरे के साथ ट्रेड करने में मदद करने वाला है। वहीं पर नॉर्थ ईस्ट से हमारी डेवलपमेंट को इंक्रीज करने के लिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट को अभी फर्दर ईस्ट एशियन कंट्री के साथ, जैसे कि म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ, लाओस के साथ और वियतनाम के साथ, इन सभी के साथ बाय रोड कनेक्ट किया जाएगा। इसके लिए जो सबसे पहला एम रखा गया वो ईस्ट एशिया हाईवे प्रोजेक्ट होने वाला है, जो कि भारत को म्यांमार और थाईलैंड के साथ जोड़ने वाली है और इसके बाद इसको लाओस और वियतनाम तक एक्सटेंड करने की कोशिश की जाएगी। अब ये भारत का एक्ट ईस्ट पॉलिसी का सबसे बड़ा अहम कदम होने वाला है, जिसमें भारत के साथ साथ हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट को भी काफी फायदा हो सकता है, क्योंकि जितने भी मेजर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होने वाली है उन सभी का जो मेन हब होने वाला है वो असम होने वाला है। इसी के साथ असम और बांग्लादेश के बीच एक ऑयल पाइपलाइन को भी बिछाया जाएगा और साथ ही नेपाल के साथ भी सिमिलर प्रोजेक्ट को लेकर भी डिस्कशन किया जा रहा है, जो कि बनने के बाद साउथ एशिया में इस तरीके का पहला प्रोजेक्ट होने वाला है। अगला अपडेट भारत और इजराइल को लेकर। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा एक अपडेट था जिसमें यह बताया गया था कि भारत की तरफ से भी इजराइल से 4 हेरॉन ड्रोन्स को लीज पर लेने की बात की जा रही है। आज इसको लेकर कुछ रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें यह बताया गया था
कि फॉर्मली इंडियन आर्मी की तरफ से अभी इजराइल से 4 हेरॉन ड्रोन को लीज पर लिया जा चुका है। सबसे पहले इनको चाइना के साथ चल रही तनाव के दौरान लीज पर लेने का फैसला किया गया था और इससे पहले भी भारत की तरफ से यूनाइटेड स्टेट से तो सी गार्डियन ड्रोन्स को लीज पर लिया गया था, जिनको अभी नेवी इस्तेमाल कर रही है, लेकिन उनको सिर्फ 1 साल के लिए लीज पर लिया गया था, जबकि इन हेरॉन ड्रोन्स को 3 साल के लिए लीज पर लिया गया है और इसे आगे चल के भारत चाहे तो 2 साल और एक्सटेंड भी कर सकता है और कुल मिलाकर इस डील की कीमत $200 मिलियन तक होने वाली है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी अपनी एग्जिस्टिंग हेरॉन ड्रोन्स में से कुछ ड्रोन्स को आर्म ड्रोन में भी कन्वर्ट करने का फैसला किया गया है, जिसके अंदर इजराइल के साथ लगभग $400 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया है और इसमें इंडियन एयरफोर्स के 10 ड्रोन को आर्म ड्रोन में कन्वर्ट किया जाएगा। अगला अपडेट असॉल्ट बोट को लेके है। अब सभी को याद होगा कुछ महीने पहले जब अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच लड़ाई चल रहा था, उस दौरान टर्की की तरफ से सप्लाई की गई ड्रोन अर्मेनिया को हराने के लिए अजरबैजान को काफी मदद कर रहे थे। अभी टर्की की तरफ से एक अनमैन्ड बोट को भी डेवलप किया गया है। इसके बारे में टर्की की तरफ से एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज में बताया गया है कि वो अभी एक अनमैन्ड सरफेस वेसल को लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम मुलाक है और इसको अभी लॉन्च करने के साथ साथ टर्की जल्दी से इसकी सी ट्रायल को भी कंप्लीट करने वाला है। साथ ही इसमें गाइडेड मिसाइल्स को भी फायर करने की टेस्टिंग किया जाएगा। अब इसकी जो वीडियो रिलीज किया गया था उसमें इन वेसल के साथ साथ एल उमटास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के साथ साथ 70 mm की एंटी पर्सनल मिसाइल को भी देखा गया था और अभी इनकी मिसाइल फायरिंग टेस्ट को भी टर्की की तरफ से 2021 के एंड तक कंप्लीट करने का एम रखा गया है। इन वेसल्स को मेनली सर्वेलेंस के लिए या फिर रिकॉनेस मिशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये काफी खतरनाक अटैक भी कर सकते हैं और इनको वेरियस सरफेस वॉरफेयर जैसे कि स्कॉट हो गया या इंटेलिजेंस गैदरिंग हो गया, ऐसे मिशन के लिए भी डिप्लॉय किया जा सकता है। ये लगभग 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में ट्रैवल कर सकते हैं और एक बार में 400 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। अबनमेंट होने के साथ साथ ये वेसल एक तरीके से AI एनेबल वेसल होने वाले हैं, यानी कि ये बिना ऑपरेटर के भी ऑटोनोमसली ऑपरेट कर सकते हैं। ये वेसल आगे चल के नेवल वॉरफेयर के टैक्टिक्स को एकदम से बदलने वाले हैं और स्पेशली एंटी सबमरीन वॉरफेयर में ये कॉस्ट इफेक्टिव और मेजर रोल को प्ले करने वाले हैं। अभी की बात करें तो टर्की सीधे तौर पर भारत को अपोज करने लगा है और पाकिस्तान को सपोर्ट करने लगा है, तो ऐसे में हो सकता है फ्यूचर में ये बोट पाकिस्तान को सप्लाई करने लगेगा, जो कि बाद में भारत के लिए कुछ हद तक परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।